हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी रिफ्रैक्शन में वक्राकार सतह से रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर ली थी, लेंस के प्रकार और लेंस से संबंधित हमने कुछ परिभाषाओं के बारे में बात की है, फोकस के बारे में और उनके चिन्ह के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसे हम लेंस निर्माण सूत्र कहते हैं, है ना। नाम से पता चला है लेंस को बनाने के लिए जो सूत्र यूज में लिया जाता है, लेंस निर्माण सूत्र। हाँ, सही है, लेंस को बनाने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एक पर्टिकुलर एक जो आपको फोकल लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ का, फोकस दूरी का अगर आपको कोई लेंस बनाना है तो उस फोकस दूरी के लेंस बनाने के लिए हम इस सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। एकदम सही परिभाषा का नाम है, नाम के हिसाब से एकदम सही है। बट देखिए, कुछ एजम्पशन हम हमेशा ही लेकर चल रहे हैं। लगभग हमने हर एक डेरिवेशन में कुछ ना कुछ एजम्पशन लेकर चले हैं। जैसे हमने मिरर के अंदर भी कहा था, हम जो है पैरा एक्सियल किरणों के बारे में ही बात करेंगे। हम अपर्चर छोटा मान के चलते हैं, तो कुछ ना कुछ एजम्पशन हर एक के अंदर है। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम अपना ऑब्जेक्ट जो है मुख्य अक्ष पर ही रखेंगे। दूसरे बात, जो अपना फॉर्मूला बना रहे हैं वो पतले लेंस के लिए ही है, इस बात का ध्यान रखें। मोटे लेंस के लिए नहीं है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो पतले लेंस के लिए क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस ना लेकर भले आप सरफेस से डिस्टेंस ले लो, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर और सरफेस दोनों ही पास पास रहता है। इतना पतला होता है, ऑप्टिकल सेंटर और सरफेस का पॉइंट पास पास ही रहता है, तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता उससे। और क्योंकि हम कह रहे हैं और छोटा अपर्चर का लेंस होना चाहिए, जैसे कि मिरर में भी था, तो इसके लिए हम इसमें भी पैरा एक्सियल किरणों के बारे में ही बात होगी, दूसरे किरणों के बारे में बात नहीं होगी। ये कुछ एजम्पशन है जिनको हम मान के हम पूरा डेरिवेशन करते हैं। अब हमारा सबसे पहले इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए किसी भी लेंस का यूज़ ले सकते हैं। आप चाहें तो उत्तल लेंस, आप चाहें तो अवतल लेंस, दोनों में से किसी भी लेंस को ले सकते हैं। हम एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। इसमें बनाने के लिए लेंस थोड़ा मोटा है, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा इससे, अदरवाइज समझ में थोड़ा कम आएगा। ये हमने एक लेंस लिया है, मोटा में सिर्फ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, पतले लेंस के लिए बात हो रही है हमारी, ताकि हम क्या प्रकाश किरणों को अच्छे से देख सकें, और कोई रीज़न नहीं है इसका। ये हमने मुख्य अक्ष बनाई है, आपको मालूम है मुख्य अक्ष। ओके, अब इस वाले देखो, यहाँ पर दो वक्राकार सतह हैं। एक वक्राकार, देखिए वक्राकार सतह कुछ इस तरीके से, ये एक ऐसा लेंस है, उसकी एक वक्राकार सतह ये है, एक ये है, और दोनों ही वक्राकार सतहों से अपवर्तन हो रहा है। तो हम पहले दोनों का ही नाम दे देते हैं एक, क्योंकि दोनों से हम अपवर्तन के लिए डिस्कस करेंगे, तो हम पहले से इनके नाम दे देते हैं। इस वाले का नाम हो गया M1, इस वाले मैं इसको नाम देता हूँ MP1 और इसको M2। तो इस वाले वक्राकार सतह का नाम क्या हो गया, M1 P1 M2। इसका क्या हो जाएगा, M1, इस वाले को मैं दे देता हूँ P2, M1 P2 M2, दोनों वक्राकार सतहों का हो गया। अब ये एक वक्राकार सतह है, तो इसका कोई ना कोई त्रिज्या होगी, क्योंकि पहली वक्राकार सतह है, तो आपको मालूम है पहली वाली की त्रिज्या हम दे देते हैं R1, और दूसरी वक्राकार सतह की त्रिज्या को हम दे देते हैं R2, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी,
हाँ, ऑप्टिकल सेंटर कह सकते हैं। प्रकाशिक केंद्र के बारे में बात करें तो प्रकाशिक केंद्र कहीं यहाँ पर होगा लेंस के बीच में। इसको मैं ओ डैश दे देता हूँ। ओ मैं ऑब्जेक्ट को दूंगा इसलिए मैंने ओ डैश दे दिया इसको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ओ डैश आपका ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र हो गया। इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लेना है, एक वस्तु लेनी है। तो वस्तु आप यहाँ पर हम वस्तु ले लेते हैं एक, मान लीजिए यहाँ पर एक मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है जिसको मैंने क्या नाम दिया है, ओ नाम दिया। इस तरीके से वस्तु रखी गई है मुख्य अक्ष पर। अब हमारा जो काम है इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो उसके लिए हम लगभग एक ही काम कर रहे हैं अभी तक। उस वस्तु से निकलने वाली दो प्रकाश किरणों को निकालते हैं और लेंस से निकलने के बाद वो दो प्रकाश किरणें जहाँ पर भी मिलेगी अपवर्तन के पश्चात हम कह देंगे उस वस्तु का इमेज या फिर प्रतिबिंब वहाँ पर बन गया। सेम हम ऐसा ही काम करने वाले हैं। ओ से जो है दो प्रकाश किरणों को निकालेंगे। एक जो प्रकाश किरण मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ, इसमें एक प्रकाश किरण देख सकते हैं आप इसे। सरल सी बनाई जानबूझ के ताकि प्रकाशिक केंद्र से होके जाए तो मोड़ने की जरूरत नहीं, अपना बहुत आसानी से बन जाए। इस तरीके से जाएगी प्रकाश किरण, है ना, बिना मुड़े। ठीक है, इस तरीके से बिना मुड़े ये प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा यही है, उसमें से निकलने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े या फिर वो क्या नाम है पार्श्व विस्थापन के साथ निकल जाती, दिशा नहीं बदलती। तो इस तरीके से जब इस तरीके से निकलेगी तो डायरेक्ट सीधी की सीधी पार हो जाएगी। एक तो बना दी, एक प्रकाश किरण का तो काम हो गया। अब एक और प्रकाश किरण को हमें बनाना है जो ओ से ही निकल रही है। अब उसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट नहीं है तो हमें इस तरीके से एक और प्रकाश किरण लेनी पड़ेगी। ये कुछ इस तरीके से, ये हमने एक प्रकाश किरण ली, देख सकते हैं आप ऐसे। आपको याद होगा हमने वक्राकार सतह से अपवर्तन सीखा था और जो हमने डेरिवेशन किया था वो सेम ऐसी की ऐसी वक्राकार सतह थी। तो अब आपको ये समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि ए वाली प्रकाश किरण कैसे मुड़ेगी क्योंकि पूरा डेरिवेशन हम कर चुके हैं। इस तरीके की वक्राकार सतह होती है तब ये वाली प्रकाश किरण, हाँ उसके लिए पहले ये तो देख लें ये वाला कौन सा माध्यम है और ये वाला कौन सा माध्यम है। तो उसके लिए हमें माध्यम रख देना है। इस वाले माध्यम को हम मान लेंगे μ1, इस वाले को मान लेंगे μ2 और इस वाला अपना वापस क्या हो गया μ1। ऑब्वियस सी बात, अगर हवा में है तो यहाँ पर भी μ1 है तो यहाँ पर भी μ1 है। ये लेंस है ना, जैसे कांच की तरह दिखने वाला है, तो उसका एक अपना एक और अपवर्तनांक होगा जिसको मैंने क्या नाम दिया है μ2। ठीक है, इसका अपवर्तनांक सिर्फ इसका, इधर इधर वालों का सेम μ1 आप कहें तो इसको हम विरल मान लेते हैं क्योंकि हम विरल से संबंधित हमने पहले भी किया तो ये विरल है। अब आपको तकलीफ नहीं होगी बताने में। सेम पहले वाली कंडीशन, आप इसको ना देखें, अभी इसको ना देखें, सिर्फ आप ये सोचिए एक प्रकाश किरण इस पर इस वक्राकार सतह पर ऐसे आ रही है, उत्तलाकार वक्राकार सतह है और अब विरल से सघन में प्रवेश कर रही है तो कैसे मुड़ेगी, इस तरीके से बैंड हो जाएगी। ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसका डिस्कशन अच्छे से कर लिया है। ये कुछ अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। ये ऐसे इनका मुड़ना हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मैंने रोक दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर से अपवर्तन की घटना होगी, फिर से यहाँ पर अपवर्तन होगा क्योंकि ये अब μ2 से μ1 वाले पदार्थ में घुस रहा है। यहाँ पे अपवर्तन होगा तो यहाँ हम अपवर्तन करेंगे। मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था अपवर्तन दोनों ही वक्राकार सतह पर होता है, तो एक्चुअल में अपवर्तन ऐसे हो रहा है। ठीक है कि नहीं? तो वास्तव में अपवर्तन आपको दिख रहा है एक लेंस से,
वो आप ध्यान रख लें। और नेक्स्ट में हम ऐसे बार बार दो जगह पर अपवर्तन करके ये काम नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। हमारा छोटा छोटा रे डायग्राम बनाने हैं 2-2 मिनट के लिए, है ना। तो उसके अंदर हम सिर्फ एक बार करेंगे, न इधर बीच में कहीं कर देते हैं जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। और एक्चुअल में जो हो रहा है वो आपके सामने इधर है, वास्तव में क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ से फिर से अपवर्तन होगा और इस केस में फिर क्या होगा। अब आपको ये मैंने बताया नहीं कि अब इसके हिसाब से कैसे मुड़ेगी, बट अपन डिसाइड कर सकते हैं कि अब कैसे मुड़ेगी। मुड़ने को ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। तो उसके लिए आप खुद ही सोचिए कि इसका हमें मुड़ने का स्टाइल समझना है। तो सबसे पहले इस पर अभिलंब बनाना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे अभिलंब बन गया तो फिर देखेंगे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, फिर हम देखेंगे अभिलंब से दूर हटाना है या फिर अभिलंब की तरफ मोड़ना है। तो आपको इस बिंदु पर चाहिए अभिलंब, ये है वक्राकार सतह ये वाली। इस वक्राकार सतह का केंद्र कहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं होगा, इस वाले लाइन पर, यहाँ पर ही तो होगा वक्रता केंद्र कहीं पर। अरे मुख्य अक्ष पर कहीं पर होगा। और किधर की तरफ, इधर की तरफ, उधर की तरफ नहीं, उधर की तरफ तो इसका होगा। अब बात डिस्कस इसका कर रहे हैं, इसके लिए तो हमने डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि आपने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट डेरिवेशन के अंदर, है ना। तो हम इसके लिए बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर चाहिए लंब और यहाँ पर लंब चाहिए। तो इसके वक्रता केंद्र से इसको मिला दो सी से, इसके वक्रता केंद्र से। तो इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ पर होगा। तो अभी मैं रफ बना देता हूँ, ये ऐसे मैंने इस तरीके से, ये देखिए ये मैंने क्या बनाया, अभिलंब बना दिया। वहाँ पर मैंने क्या मान लिया, इसका वक्रता केंद्र उधर ही कहीं होगा, इधर नहीं तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और तो कहाँ पर होगा। मिला दिया, इसको यहाँ से मिलाया तो ये वक्रता केंद्र बन गया। ये एंगल हो गया आई, देख पा रहे होंगे। ये बेचारी इधर से जाने वाली थी, अब ये जा नहीं पाएगी ऐसे सीधी। अब ये जहाँ कहाँ से आ रही है, सघन से। ये देखिए ये वाला माध्यम सघन है और जाना है इसको विरल में, अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस तरीके से जाना है नहीं। अब इस तरफ से या तो इसको ऐसे मुड़ना है या ऐसे मुड़ना है। ऐसे मुड़े तो अभिलंब की तरफ मुड़ना होता है और ऐसे मुड़े तो अभिलंब से दूर भागना होता है। एक्चुअल में अभिलंब से दूर ही तो भागेगी, अभिलंब से दूर हटके तो जाएगी, क्योंकि ये जा रही सघन से विरल माध्यम है, इसीलिए ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी अभिलंब से दूर भागते हुए। इस बार और मोड़ेंगे नीचे की तरफ, है ना। तो हम कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, सब कुछ रूल के हिसाब से किया जा रहा है। और ये सब चीज़ें अब बनाएंगे नहीं हम, ये हम डायग्राम में शो नहीं करते, नहीं तो डायग्राम बहुत ख़राब बन जाएगा अपना। अब हमें मालूम है कैसे मोड़ना है, इसको नीचे की तरफ मोड़ना है। इस तरीके से, ठीक है। अब दोनों ही अपवर्तित किरणें, ये लास्ट में लेंस से निकलने के बाद अपवर्तित किरण, और ये भी देखो अपवर्तित किरण लेंस से निकलने के बाद, दोनों ही अपवर्तित किरणें आप देख सकते हैं यहाँ पर मिली है इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर बना है इमेज, है ना, यहाँ पर इमेज बन गया, कह सकते हैं प्रतिबिंब बन गया। ओ का प्रतिबिंब यहाँ पर बना है आई पर, इस जगह पर। तो पूरा प्रतिबिंब निर्माण हमने देख लिया, बाकायदा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ये चीज़ हमने देख ली। और अभी कुछ नोटेशन दे देते हैं, जैसे कि बात करें यहाँ से लगाकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी, वस्तु के तक की दूरी, है ना, वस्तु तक की दूरी को हम क्या बोल देंगे, u, ठीक है। और दूसरी बात करें इसमें, यहाँ से इमेज तक की दूरी जो है वो है v, ना। प्रतिबिंब की दूरी स्थिति को हम v कहते हैं, बिंब की स्थिति को u कहते हैं। ये चीज़ हमको पहले से ही मालूम है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया है। तो डायग्राम में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, बिकॉज आधे से ज़्यादा मार्क तो हमें डायग्राम को देखते ही मिल जाते हैं, है ना। अगर ये करेक्ट है तो ऑब्वियस ही बात है नीचे भी करेक्ट होगा। अब हमें डेरिवेशन स्टार्ट करना है। थोड़ी सी इसमें अभी कमी भी है, वो हम आगे जब समझ पाएंगे तभी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हमें देखिए दो जगह पर अपवर्तन हो रहा है, दो गोल वक्राकार सतह पर, और हमने जो वक्राकार सतह के लिए जो सूत्र पढ़ा है वो सिर्फ एक सतह के लिए ही है।
तो इसका मतलब जो हमने वो जो सूत्र पढ़ा है वो हमें एक बार नहीं 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार, एक बार इस वाली सतह के लिए, एक बार इस वाली सतह के लिए। बस ये हमारा काम है, लेंस मेकर फॉर्मूला में हम यही काम करते हैं और कुछ नया नहीं काम करना है। जो हमने वक्राकार सतह के लिए फॉर्मूला पढ़ा था वो इस वाली वक्राकार सतह के लिए भी लगाना है, इस वाले के भी लगाना है, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन, हमारा फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो पहले तो हमारा वो फॉर्मूला याद कर लें, था क्या वक्राकार सतह के लिए वो फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, वक्राकार सतह पर अपवर्तन के लिए फॉर्मूला ये था μ2/v माइनस μ1/u μ2 माइनस μ1/r। ये हमारा फॉर्मूला था एक वक्राकार सतह के लिए। ये फॉर्मूला हम दोनों के लिए लगाएंगे, इस पहले वाली सतह वक्राकार सतह के लिए, दूसरे वाले के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाली वक्राकार सतह के लिए फॉर्मूला यूज में लेना। तो m1 p1 m2 m1 p1 m2 वक्राकार सतह के लिए तो देखते हैं m1 p1 m2 वक्राकार सतह के लिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, बिंब की स्थिति क्या होती है, और उसके लिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ये हम पहले डिसाइड कर लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट वैल्यू ही रखनी पड़ेगी, हमें डिसाइड करते हैं। तो जब हम इस वाले वक्राकार सतह के लिए बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे इससे प्रकाश किरण आई है और इसके अंदर घुस गई है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, ये है ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि अकेला जब ये वक्राकार सतह हो, सिर्फ अकेला ये वक्राकार सतह हो, तब क्या हो रहा होगा। तो इसके लिए फिर इसको गायब करो, क्योंकि जो आई जो बन रहा है सिर्फ इस अकेले के वजह से नहीं बन रहा है। अगर ये अकेला होता तो यहाँ पर क्या प्रतिबिंब बनता क्या? नहीं बन सकता यहाँ पर प्रतिबिंब, ये आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन होता ही नहीं। तो इसलिए आपको तो सिर्फ इसके लिए ही पढ़ना है। तो सिर्फ आप यही सोचें कि यही है आपके पास, इसी के लिए सूत्र चाहिए ना। तो ये क्या करता है, केवल ये अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाता है इस बिंब का, आपको वो समझना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको भूल जाएंगे। तो जब आप इसको भूल जाएंगे, प्रकाश किरण इस पर कैसे आई, यहाँ से आई, और कैसे जा रही है, यहाँ ऐसे जा रही है। अब मैंने कहा ना इसको मानना ही नहीं है, ये है ही नहीं। तो आप कहेंगे प्रकाश किरण सर ऐसे ही जा रही है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, यहाँ पर मिल रही है। तो एक्चुअल में जो इमेज बनेगा, अगर ये नहीं होता तब जो इमेज बनता, प्रतिबिंब बनता, वो यहाँ पर नहीं बनता, यहाँ पर बनता, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको। इमेज थोड़ा सा दूर बन जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इमेज दूर बन जाएगा, हमारा डायग्राम थोड़ा बड़ा बन जाएगा। और इस केस में भी ये देखिए यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रतिबिंब बनता, अगर ये वाला नहीं माने तो। समझ में आ गया होगा अब आपको। तो हमें तो पहले वाले के लिए जब हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये है ही नहीं। तो अब पहले वाले के लिए देखना है कि इसके लिए, इस वाले जब अपवर्तन हुआ, यहाँ पर जब अपवर्तन हुआ, तो उस समय वस्तु कहाँ थी, उस समय प्रतिबिंब कहाँ है। तो हमेशा ध्यान रखना वस्तु कहाँ है। तो आप देखिए आपतित किरण कहाँ से आ रही है, सारी आपतित किरणें कहाँ से आ रही है। जिस एक बिंदु से आपतित किरण आ रही है उसे हम कहेंगे आप ऑब्जेक्ट है।
तो यहाँ ये इस पर आ रही थी, ये आपतित किरण थी, तो कहाँ से आ रही है देखा, ये वाली आपतित किरण को भी पीछे बढ़ाया, कहाँ से आ रही है देखा, ये रहा देखो वो बिंदु, हमने कहा ये वस्तु है। तो इस वाली सतह के लिए वस्तु ये है। आपतित किरण वास्तव में इस बिंदु से आ रही है, पीछे बढ़ाने पर वास्तव में मिली ना वहाँ पर, तो इसका कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ओके, सॉरी, वास्तविक बिंब, प्रतिबिंब नहीं, वास्तविक बिंब, वास्तविक वस्तु। अब जब हमें देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो हम कहेंगे यहाँ से निकलने के बाद आप सारी अपवर्तित किरणें कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद सारी अपवर्तित किरणें यहाँ पर जा रही है, जब इसको नहीं कंसिडर करें तो इस वाले के लिए प्रतिबिंब ये रहा आई डैश। तो आपको मालूम चल गया होगा प्रतिबिंब क्या है, इसके लिए बिंब क्या है। बट आप देखिए प्रतिबिंब क्या वास्तविक है, क्या वास्तव में यहाँ पर आई डैश जगह पर क्या प्रतिबिंब बना है ओ का, नहीं। तो प्रतिबिंब है यहाँ पर, बट इसके लिए कैसा हुआ, आभासी प्रतिबिंब। अब इसके लिए बात की जाए, ये वस्तु वास्तविक परंतु प्रतिबिंब आभासी, तो ये चीज़ यहाँ पर लिख देनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वाले के अंदर कुछ उल्टा है। वस्तु कौन है, ओ, वास्तविक, जबकि प्रतिबिंब कैसा हुआ, कहां पर है, पहली बात तो आई डैश आभासी, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, और हाँ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी एक तरह का प्रतिबिंब है, तो ये भी प्रतिबिंब की स्थिति हुई। इसको भी मैं v से डिनोट करूंगा, क्योंकि पहले से v दे चुका हूं, तो v नहीं दूंगा, v डैश दूंगा। ये जो दूरी हो जाएगी वो v डैश, ये v डैश मान लिया, v डैश है ये ना। ओके, अभी हमें यूज में आएगी, इसलिए हमने पहले उसकी वैल्यू रख दी। अब हमें इस वाले फॉर्मूले में इस वाली वक्राकार सतह के लिए हमें फॉर्मूला रखना है, ऊपर रखना है μ2। तो ऐसे नहीं, हाँ μ2 पड़ा है हम इसको μ2 रख दें, ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं समझते। हमेशा ये ध्यान रखें, μ2 का मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम में मतलब जिस माध्यम में किरणें चली गई है, प्रकाश किरणें। तो आप खुद ही देखिए, देखो यहाँ से आने के बाद अपवर्तित किरण इस वाले माध्यम में गई है, कौन सा माध्यम, μ2। तो दूसरा माध्यम μ2 हुआ, पहला माध्यम μ1 हुआ, जो कि जैसा फॉर्मूले में है वैसा का वैसा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट नेक्स्ट वाले में दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक रखना है, दूसरा माध्यम यही है, क्योंकि यहाँ से आने के बाद इसमें चली गई, दूसरा माध्यम μ2 अपॉन, अब देखिए नीचे रखना है v का मतलब यूं नहीं, v उठा दें, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति, इसके लिए प्रतिबिंब ये रहा, और प्रतिबिंब की स्थिति उसके लिए क्या है, v डैश, v नहीं, माइनस μ1 पहला माध्यम μ1 अपॉन u मतलब बिंब की स्थिति, बिंब यहाँ पर इसके लिए यही है, तो यहाँ से यहाँ तक स्थिति उसकी u ही है, इक्वल्स टू। जब आप μ2 और μ1 देख लें, तो आप भी यहाँ पर μ2 माइनस μ1 रख दीजिए, और अगर यहाँ पर μ1 और μ2 हो तो μ1 माइनस μ2 यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर नीचे रखना है वक्रता त्रिज्या उसकी जिसके थ्रू अब रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, तो ये वाला ये है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, r1, तो यहाँ पर रख दिया r1। तो देखो बहुत ही आसानी से मिल गया समीकरण नंबर 1। इस वाले के लिए हमने पढ़ ली पूरी बात। अब हम डिस्कस करेंगे इस वाले के लिए m1 p2 m2 क्या कह सकते हैं, वक्राकार सतह के लिए m1 p2 m2 वक्राकार सतह के लिए। m1 p2 m2 वक्राकार सतह के लिए
इस वाली वक्राकार सतह के लिए हमें ये वाला अपवर्तन का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले इसके लिए पहले ये देख लें वस्तु क्या है, इसके लिए प्रतिबिंब क्या है, उसके बाद में हम डिसाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस वाली वक्राकार सतह के लिए मैंने कहा ना ये है ही नहीं, तो इस वाले के लिए आप ध्यान रखें प्रकाश किरण ऐसे ही आई है। तो इसको ये नहीं लग रहा है प्रकाश किरण इस तरीके से मुड़ के आई है। ये वाली वक्राकार सतह के लिए प्रकाश किरण ऐसे मिली है इसको, और फिर अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से घुस जा रही है। तो इसके लिए प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और ऐसे चली गई। ये दो तरीके से काम हुआ। अब आप देख लीजिए अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिल रही है, आप देखेंगे अपवर्तन के पश्चात ये रही और दूसरा अपवर्तन के पश्चात ये रही। तो अपवर्तन के पश्चात आई पर मिल रही है, तो प्रतिबिंब तो मालूम पड़ गया आई है। और क्योंकि देखो वास्तव में मिली है, ऐसे ऐसे वास्तव में मिली है, तो ये वहाँ पर जो प्रतिबिंब बना उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ पर इस केस में, इस केस के लिए जो प्रतिबिंब बना के अपवर्तन के पश्चात ये यहाँ पर जा रही है, इसमें भी यहाँ पर तो वास्तव में मिल रही है, तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। अब बात करते हैं, सबसे यहाँ पर कंफ्यूजिंग बात है वो है ऑब्जेक्ट के बारे में, वस्तु के बारे में, कि इसके लिए वस्तु क्या है। देखिएगा सर वस्तु तो वही है, बट नहीं, मैंने कहा था वस्तु के लिए हम कहेंगे क्या कहेंगे कि आपतित किरण जो है, जितनी भी आपतित किरण है वो किस बिंदु से आई है। पीछे बढ़ाने पर वापस को बैकवर्ड कर देंगे, देखेंगे आपतित किरणें कहाँ से आ रही है, तो इसको पीछे बढ़ाया आपतित किरण। क्योंकि देखो प्रतिबिंब के लिए हम अपवर्तित किरणों को लेकर चलते हैं, उसको समझते हैं कि अपवर्तित किरण कहाँ जाएगी अपवर्तन के पश्चात, और अगर बिंब के लिए तो आपतित किरण कहाँ से आई है, सारी आपतित किरणें जिस बिंदु से आई है हम कहेंगे वो बिंब है, वो वस्तु है। तो अब आपतित किरण यहाँ से आई है, ऐसे आई है, तो पीछे देखा बढ़ाने पर, इसको भी पीछे देखा बढ़ाने पर, तो ये कभी भी ऐसे लग ही नहीं रहा किसी एक बिंदु से होकर आई है। तो इसके लिए कोई वास्तविक बिंब तो है ही नहीं, बिंब वास्तविक तो है कहाँ। अगर वास्तविक बिंब होता तो इन आपतित किरणों को वापस पीछे बढ़ाता तो ये किसी न किसी एक बिंदु से होते हुए हमको लगती, एक बिंदु से मिलती एक बिंदु के पर, बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। इसको पीछे बढ़ाया, अब आप कहोगे सर ये ऐसे घूमिए ना, ऐसे घूमना नहीं है ना, ये हमारे लिए है ही नहीं है हमारे लिए। इसके लिए ऐसे आप प्रकाश किरण आ रही है तो हमें ऐसे ही पीछे बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए तो ऐसे ही आ रही है, तो ये तो देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर है बिंब, पीछे कहीं नहीं मिल रही। वास्तव में क्या नाम है, वास्तविक बिंब तो है ही नहीं, बिंब है ही नहीं ना। बट एक बार समझना बिंब है ही नहीं, बट अगर इसको हम जब भी ऐसा होता है, प्रतिबिंब के केस में मैंने करते हैं, जब एक तरफ बढ़ाने पर नहीं मिलता तो हम दूसरी तरफ उसको बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं। तो अब आप इसको अब इधर मत देखिए, अब आपतित किरण को उसकी खुद की दिशा मत देखिए, अब आप उसके विपरीत दिशा में देखिए, ये देखिए इधर आगे बढ़ाइए, इसी दिशा में आगे बढ़ाइए, इसको भी इसी दिशा में आगे बढ़ाइए, कहाँ मिल रही है आई डैश पर। क्या समझे इससे आप, क्या बिंब जो है वो है ये है। बड़ा ही विचित्र लग रहा है कि इसको बिंब मानना, बट बिंब यही है। आपतित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया गया, उल्टी डायरेक्शन में बढ़ाया गया, कह सकते हैं पीछे की तरफ तो क्या उल्टी डायरेक्शन में बढ़ाया गया, तो यहाँ पर, तो इसका मतलब बिंब वास्तविक नहीं है, बिंब हमारे पास आभासी है, ये हमारे पास बिंब है। प्रतिबिंब के केस में तो हम यही करते थे, वास्तव की उसकी खुद की दिशा में बढ़ाते थे तब नहीं मिलता था, तब फिर उल्टे दिशा में बढ़ाते थे, फिर कहते थे आभासी प्रतिबिंब। सेम हम कर रहे हैं, यहाँ पर मिलना चाहिए था तो पीछे बढ़ाया नहीं मिला, तो फिर उसके उल्टे डायरेक्शन बढ़ाया मिल गया। इस वाले बिंदु को वस्तु कहेंगे, आई डैश वस्तु है इस वाले के लिए, और कैसी है, आभासी वस्तु है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको वस्तु मानना और आभासी मानना। तो इसके लिए प्रतिबिंब तो ये हो गया, बिंब आभासी बिंब, इसके लिए बिंब तो हो गया आई डैश जो कि है आभासी, और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इसके लिए क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया आई जो कि है वास्तविक। देख पा रहे होंगे आप, इस चीज समझ ली ना अपन ने। अब देखिए इसके अंदर, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। फॉर्मूला कहता है म्यू2 ढूंढिए, म्यू2 मतलब दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए इसमें जाने के बाद प्रकाश किरण इस वाले माध्यम में चली जा रही, इस वाले माध्यम में मतलब म्यू1 में, तो एंटर किया है म्यू1 के अंदर, ठीक इसमें म्यू2 के अंदर। तो पहला माध्यम म्यू2 है और दूसरा माध्यम म्यू1 है, उल्टा है इस केस में, ध्यान रखना। तो दूसरा माध्यम रखना है तो म्यू2 नहीं रखूंगा, फॉर्मूला भले ही कहे, हम रखेंगे म्यू1। और क्या चाहिए, अपॉन में v, प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसके लिए प्रतिबिंब हमने अभी भी डिसाइड किया, प्रतिबिंब क्या है I, और I की स्थिति क्या है v।
माइनस दूसरा पहला माध्यम क्या हो गया, μ2 अपॉन वस्तु की स्थिति u, और वस्तु इसके लिए क्या डिसाइड की थी, I डैश, तो उसकी स्थिति क्या है देखिए v डैश इज इक्वल्स टू, अब मैंने कहा अगर μ1 माइनस μ2 है तो आपको यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा, μ1 माइनस μ2 अपॉन इस वाले का वक्रता त्रिज्या, इस वाले की वक्रता त्रिज्या क्या है, r2। ओके, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। इसको चलिए थोड़ा सा अच्छा करके दे देते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लीजिए इन दोनों में से, माइनस, तो क्या बन गया, μ2 माइनस μ1। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखें अच्छे से, इसलिए हमने कॉमन इसीलिए लिया ताकि यहाँ पर μ2 माइनस μ1 है तो 2 के अंदर भी μ2 माइनस μ1 बन जाए, बस ये है, और कोई दिक्कत की बात नहीं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u, प्लस इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दीजिए इसमें, इज इक्वल्स टू, हाँ राइट हैंड साइड को भी ऐड करना है, पर आप थोड़ा सा ध्यान देखें, राइट हैंड साइड में ये भी एक भिन्न है और उधर भी एक ही भिन्न है, और दोनों ही भिन्न के अंश में देखिए μ2 माइनस μ1 और μ2 माइनस μ1, तो आप डायरेक्ट कॉमन ले लेना, μ2 माइनस μ1 दोनों में है, तो μ2 माइनस μ1 को दोनों में ही कॉमन ले लिया। जब उसमें से μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया तो बचा इसमें 1/r1, और इसमें से μ2 माइनस μ1 कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस का 1/r2। ठीक है, अब आप देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या नहीं। आप देखेंगे μ2 अपॉन v डैश से ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या बचा फिर, μ1 अपॉन v, ये माइनस μ1 अपॉन u, या वहाँ पर तो μ2 माइनस μ1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। इन दोनों में μ1 कॉमन है तो μ1 कॉमन ले लीजिए, μ1 1/v माइनस 1/u। इसमें μ1 कॉमन नहीं है तो भी लीजिए, μ1 कॉमन नहीं है तो भी लीजिए। इसमें से है कॉमन, ले लिया, एक बचा। इसमें नहीं था तो अब ना, जब अगर इसमें फोर्सफुली कॉमन लेंगे तो आपको मालूम है क्या होगा, μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा। ठीक है, जानबूझ के लिया था कि μ1 दोनों तरफ कट हो जाए, है ना। तो यहाँ पर भी मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर नहीं था तो μ1 का भाग दे दिया, यहाँ पर था तो 1 लगा दिया, 1/r1 माइनस 1/r2। भले ओपन करके देख लीजिए, वापस यही बनेगा इसमें। तो ये देखिए μ1 से μ1 कैंसिल हो गया। अब इसको ढंग से लिख दीजिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दें फिर तो, μ2/μ1 दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम क्या लिखते हैं, μ2 1। तो अब मैंने ऐसे लिखा इसको, μ2 अपॉन μ1 को μ2 1 लिखा, माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये देखिए आपको मिला, इसको भी मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ, काम आ सकता है अपना आगे। अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन माननी है। अब खुद ही देखिए कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो आप बताइए उस समय प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर, है ना, उसके फोकस पर। नहीं पता है तो अपन नीचे आगे इमेज फॉर्मेशन के अंदर ये देख लेंगे, नेक्स्ट क्लासेज में हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तो अपने पता चल जाएगा। तो जब वस्तु अनंत पर होती है, वस्तु का अनंत पर होने का मतलब क्या है, वस्तु का अनंत पर होने का मतलब है आपने u को क्या माना है, इन्फिनिटी। अब क्योंकि मैं चिन्ह के साथ मान रखने वाला हूँ इसलिए माइनस इन्फिनिटी रखा,
इस तरफ होगा ना कहीं वस्तु इस तरफ होगी तो माइनस इन्फिनिटी, वस्तु होगी अनंत पर तो हमने u माना अनंत। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब हम v जानना चाह रहे हैं तो मैंने कहा प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर होगा इस तरफ माइनस अनंत, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरफ फोकस पर बनेगा, प्लस f पॉजिटिव। ये चीज़ आपको समझ में आती है। चिन्ह परिपाटी तो आपके वही है जो दर्पण में थी इसमें, है ना। अब ये मान यहाँ पर आप रख दीजिए, 1/f माइनस 1/u की जगह मैंने लिख दिया माइनस अनंत। ये देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर 1 अनंत जो है प्लस हो गया, 1 अनंत क्या होता है 0। तो फाइनली जो है अपन को ये एक्सप्रेशन मिला है 1/f बराबर μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा जो है लेंस निर्माण सूत्र है, ये फाइनली लेंस निर्माण सूत्र है। अब क्या होता है, हम जिस भी फोकस दूरी का लेंस बनाना चाहते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके बनाते हैं, उस हिसाब से R2 और ये अपवर्तनांक को एडजस्ट करके रखते हैं ताकि हमको वो वाली फोकस दूरी का लेंस मिल सके। और आप कह सकते हैं पतले लेंस के लिए है ना, छोटे अपर्चर के लिए है, छोटे द्वारक के लिए। तो ये पतले लेंस के लिए आपको आपके सामने है लेंस निर्माण सूत्र पतले लेंस के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।